ओके, हेलो दोस्तों। हाउ आर यू। मैं फिर से विरार आ चुका हूँ। आप सभी को पता है कि मैं दिवाली के लिए सोलापुर गया था मेरे पेरेंट्स के पास, और वहाँ से ही मैं हैदराबाद जाके आया। वहाँ पे थोड़ा एक फ्रेंड को मिला, अमित नाम है जिसका। एंड उसके बाद थोड़ी बिरयानी वगैरह खाई, थोड़ा साइबराबाद हाईटेक सिटी वगैरह घूमा, और उसके बाद रिटर्न आ गया। एंड फिर वहाँ से सोलापुर से मैं कल यहाँ पे रिटर्न आया हूँ, और काम पे मैं रिज्यूम कर चुका हूँ। खैर, शेयर मार्केट वाले कभी खाली नहीं बैठते, तो वहाँ पे भी मैं मोबाइल पे ट्रेडिंग तो कर ही रहा था। लेकिन ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि मार्केट इतना हाई पे है, तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ को ख़रीद नहीं रहा हूँ फ़िलहाल। सिर्फ़ और सिर्फ बेचने का काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और कुछ स्टॉक जो इतना मार्केट ऊपर होने के बाद भी चल नहीं रहे हैं, उससे एग्ज़िट मारने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो पैसा होता है अटका हुआ पैसा, इट्स लाइक क्लॉट इन योर ब्लड। तो अगर वो आप जल्दी से उसको फ्री ना करें तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो को कैंसर होने से पहले अटका हुआ पैसा फ्री करना ज़रूरी है। इसलिए जो भी स्टॉक्स काफ़ी निगेटिव में चल रहे थे और काफ़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनसे मैंने छुटकारा पाया है। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको दूसरे स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ऑब्वियसली मैंने दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट इस लॉस को बुक किया है। मैं फ्यूचर रिटेल से 91 के आसपास में बाहर निकल गया, और बाकी के भी स्टॉक्स में से जहाँ मुझे प्रॉफिट मिल रहा था वहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अराउंड 16 कुछ स्टॉक्स थे कुछ दिनों पहले मेरे पास, जब मार्केट 11,500 के आसपास घूम रहा था, और अब मेरे पास हार्डली 6 स्टॉक्स बचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैंने 10 स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। और इसीलिए मैं लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि आप जब भी प्रॉफिट पे बैठे हो तो उसको बुक करना ना भूले, क्योंकि जब मार्केट फिर से घूम जाएगा तब हो सकता है कि आपको ये जो प्रॉफिट है वो फिर से ना दिखे। क्योंकि ये जो कोरोना का सेकेंड वेव है, उसके वजह से जो पैनिक बना हुआ है, उसके कारण हो सकता है कि एफआईआईज जो अब तक मार्केट में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, नवंबर मंथ में एफआईआईज ने ही ज़्यादा बाइंग की है, तो वो अचानक से अपना हाथ खींच लेंगे। बहुत सारा वो लोग बिकवाली कर देंगे। और अमूमन क्रिसमस के दौरान आपने हमेशा देखा है कि एफआईआईज जो होते हैं वो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। तो उसके पहले ये ट्रेंड बनता है कि वो सेंटा रैली जिसे हम कहते हैं, उसमें मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और क्रिसमस शुरू होने से कुछ दिनों पहले अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक ऑन रॉन्ग साइड, इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट घर लेकर जाना जिसको हम कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं। हमने देखा है एनबीएफसीज को अब बैंकिंग का लाइसेंस मिल सकता है, तो बहुत सारे एनबीएफसीज अच्छी चल रही है। और जो लीडिंग एनबीएफसीज है जैसे बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, ये तो बाकायदा काफ़ी बड़े बड़े हाइज लगा चुकी है। तो कहने की बात यह है कि सेक्टर चर्निंग जो हो रहा है उसके ऊपर ही आप पैसा बना सकते हो। मैंने हर मंथ के जो सीरीज़ के जो आखिरी दिन पे नेक्स्ट महीने का प्रेडिक्शन किया है, वो सारे के सारे स्टॉक्स अब तक अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आप सब अगर मुझे जून जुलाई से अगर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा रहेगा कि पैसा पोजिशनली ज़्यादा बनता है। इंट्राडे में खैर 1-2 दिन बनेगा, तीसरे दिन आपको लॉस होगा, तो ये इंट्राडे जो होता है वो ज़ीरो सम गेम होता है। तो इसलिए मैं पोजिशनल ट्रेड्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, और मैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो फंड्स है वो लिमिटेड होता है, और इंट्राडे अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो फंड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होके ख़त्म हो जाता है। और उसके अगेंस्ट अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स करोगे और अच्छे
स्टॉक्स में करोगे तो आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका प्रॉफिट बनता है, और जब प्रॉफिट बनता है तो अपने आप अपना कैपिटल जो है वो बढ़ते जाता है, और उस कैपिटल के वजह से आप फ्यूचर में अच्छा खासा इन्वेस्टिंग बेट्स लेकर लंबे समय तक बैठ सकते हो। क्योंकि मार्केट में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा पैसा बनाएं, तो छोटे क्वांटिटीज़ में कभी अच्छा पैसा बनता नहीं है। 1000, 2000, 5000 कमाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट में आए हो, मार्केट में अगर आए हो तो आप वेल्थ बनाने के हिसाब से आओ और लॉन्ग टर्म का आप व्यू रखो। प्रशांत धनावड़े का क्वेश्चन है, बैंकिंग लाइसेंसेस, व्हाट इज़ योर व्यू? इशू है। तो सबसे पहले तो बैंकिंग लाइसेंस जिन एनबीएफसीज को मिलेगा उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा। उसमें तो मिनिमम ये बोला जाएगा कि 3 साल तक लगातार वो प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली बैंकिंग लाइसेंस के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया बुल्स किसी भी एंगल से इसमें आता है। अगर फ्यूचर में अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो हो सकता है, लेकिन देखो क्या है कि एनबीएफसीज मोस्टली माइक्रो फाइनेंस में होती है। इंडिया बुल्स का ज़्यादा से ज़्यादा काम रियल एस्टेट सेक्टर में है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिफ़ॉल्टर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनपीएज है वो होते हैं। और आपने देखा रहेगा कि जो आईएलएनएफएस का जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था उसमें भी इंडिया बुल्स का नाम था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया बुल्स में लाइसेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर वो मिल भी जाता है तो मैं फिर भी ऐसे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा। ये स्टॉक अभी पहले जैसा इन्वेस्टमेंट बेट नहीं रहा है, ये एक ट्रेडिंग बेट हुआ है, और उसमें भी सिर्फ वो लोग इसमें ट्रेड करते हैं जो लोग सट्टा खेलने में मशहूर है, जिनको पता है कि ऑपरेटर्स किस तरीके से इसमें गेम चला रहे, तो वो उसी तरह से इसमें पोजीशंस लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया बुल्स में अगर आपको कभी भी प्रॉफिट मिल जाए तो प्रॉफिट पे एग्ज़िट करना ही समझदारी रहेगा। और जहाँ तक इसका रेंज है, मैं कहूँगा कि इसको जब ही एक ज़्यादा नीचे आए तो इसको आप एवरेज कर सकते हो, तब जाके इसमें से एग्ज़िट मिलेगा। क्योंकि सिर्फ जो बाइंग प्राइस है उस पे ये एग्ज़िट मिलना इसमें मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अब इतना ऊपर जा चुका है, फिर भी ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक वो रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा मूव आएगा। क्योंकि मार्केट अब एक लेवल पे पहुंचा है जहां पे अब सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट ही होगा। पूरा जो सीरीज़ है आने वाला दिसंबर सीरीज़, उसमें मैं समझता हूं कि 13,200 13,500 तक भी अगर निफ्टी जाता है तो भी आप देखोगे जो पूरा ब्रॉडर रेंज में जो मार्केट है उसमें जो सेक्टर चर्निंग है वो कंटिन्यू रहेगा। जो लार्ज कैप है वो अब फ़िलहाल सांस ले रहे हैं, जो मिड कैप्स है वो सब आइडिया चल रहे हैं, और जो लैगार्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो बहुत टाइम तक परफॉर्म नहीं किए थे, ऐसे सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। आज आपने देखा रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स 5% ऊपर था, जीएमएम फॉडलर 5% ऊपर था। तो ये सारे स्टॉक जो थे वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी नीचे जा रहे थे। तो अब वो सारे स्टॉक चल रहे हैं जो अब तक दबा के रखे थे, जैसे बीडीएल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मैं समझता हूँ 280 पे इसका अच्छा सपोर्ट था, वहाँ से ये 331 पे आज आया है। तो 335 पे इसका ओएफएस आया था, उसके बाद ये 335 तोड़ नहीं पा रहा है। 2 बार ये 331 तक आके ये फिर से नीचे जाकर 280 पे थमा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसे जो आइडियाज़ है, जो लैगार्ड्स है, उसमें अच्छी खासी अब बाइंग हो रही है। नवंबर में जो हुआ वो आप सब ने देखा रहेगा कि 2 तरीके के यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे थे। पहला तो वैक्सीन के ऊपर हो रहा था कि वैक्सीन आएगा तो किस तरीके से ये जो पूरा सिनारियो है वो खड़ा होगा। क्योंकि एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना, ये 3 जो लीडिंग कंपनीज़ है जो
वैक्सीन बना रही है वो अपने अपने लास्ट स्टेजेस पे पहुंची है, जहां से अब मास लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा और जैन फेब का अंत तक ये मिलने शुरू हो जाएगी। 1000 से लेके 4500 तक कुछ रेंज है इन वैक्सीन की। तो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में भी ये बताया कि इन कंपनीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा बनेगा। एस्ट्राजेनेका में 3400 लेवल से मैं बताते आ रहा हूँ, और अब आप देखोगे वो 4500 के भी ऊपर जाकर आया है। तो वो एक स्टॉक है जो मैं काफ़ी टाइम से रिकमेंड करते आया हूँ। और इंडिया का भी जो वैक्सीन का जो डील होने वाला है वो एस्ट्राजेनेका के साथ ही होने वाला है। पुणे का जो सीरम है उसको पीएम मोदी जी भी मिलके वहाँ पे सब डिस्कस करने वाले हैं। तो लोगों का ये मानना है कि फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है फ़िलहाल कि फ्री में मिलेगा या नॉमिनल चार्जेस होगा। तो लेकिन अगर वैक्सीन आता है तो इन कंपनी में जो रैली है वो और भी ज़्यादा रहेगी। पहले ही ये हज़ार पॉइंट्स का हमको रिटर्न दे चुके हैं, इससे भी ये हमको 1.5 से 2000 और रुपीस पर शेयर का हमको रिटर्न दे सकते हैं। तो क्योंकि फार्मा कंपनी में आप देखोगे तो 35p 40p इज़ नथिंग, इतना तो आपको जो नॉर्मल फार्मा काउंटर्स है वो भी दे देते हैं, उतना पी पे तो वो भी ट्रेड करते हैं। तो जब अच्छा फार्मा का दिन होता है तो उसको आपको पी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो फार्मा कंपनीज़ है उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है और उसके रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ है। क्योंकि जो बाइडन आने के बाद मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा डर बैठा था कि यूएस एफडीए का गाज फिर से गिरना शुरू हो जाएगा कुछ फार्मा कंपनीज़ पे। तो उन स्टॉक्स में काफ़ी बिकवाली आई थी, लेकिन वहाँ पे एक फिर से एक्यूमुलेशन का मौका मिला। बहुत लोगों ने सन फार्मा, औरो फार्मा उस डीप पे ख़रीद लिया, सिप्ला उस डीप पे ख़रीद लिया, तो उनको आज फिर से प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से ये जो सेक्टर का चर्निंग होते रहता है उसमें ही हमको पैसा बनता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो ही हमको राइट वैल्यूएशन पे एंट्री का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक राइट करेक्शन हमेशा मार्केट के लिए ज़रूरी रहता है। उसके अलावा आप देखोगे तो यस बैंक जैसा स्टॉक है जो 1480 तक जाके आया है, ये 12 रुपये पे था, तब से मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो वोडाफोन आइडिया है वो भी आज 950 के ऊपर चला गया था। वोडाफोन में खैर 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया के भी लोगों ने टारगेट दिए हैं, उसके बावजूद ये 7 रुपये के नीचे जाने रेडी नहीं होता। जब भी ये इतना नीचे आता है तो उसमें बाइंग आती है और वो स्टॉक 11 रुपये तक लेके जाते हैं लोग। तो उसके पीछे का तो फंडामेंटली ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें जो भारती एयरटेल है उसको सिर्फ थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जियो तो खैर लीडर ही है। तो वोडाफोन में भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो कुछ और सेक्टर है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा अगर वैक्सीन आता है और अगर काम सब फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाता है, वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा कंपनीज़ अपना बंद कर देगी, तो उसके बाद फिर ये जो आईटी कंपनीज़ है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी उसमें एक अच्छा खासा गिरावट आएगा। आपने देखा रहेगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ कॉल्स दिए थे। मैंने बोला था कि अगर वैक्सीन आता है तो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, डाबर जैसा जो स्टॉक है वो नीचे आएगा। तो 535 से लेके वो 500 तक आ गया। उसके बाद मैंने और भी कुछ कॉल्स दिए थे। मैंने बोला था कि अगर वो होता है तो जो थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है, या फिर मेरा जो फेवरेट है डॉक्टर लाल पैथलाब, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो कम हो गई, लोग वैक्सीन के लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो वहाँ पे भी एक काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन जब सेकेंड वेव का न्यूज़ आया उसके बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग फिर से शुरू हुई। अपोलो हॉस्पिटल भी मैंने सजेस्ट किया था और वहाँ से वो 100 रुपये से ज़्यादा वो रिटर्न दे चुका है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं टाइम टू टाइम मैं रिकमेंड करते रहता हूँ बेस्ड ऑन दी जो फंडामेंटल न्यूज़ है या जो होने वाला है।
कुछ स्टॉक्स है जो मैंने विंटर स्टॉक्स के यूट्यूब के वीडियो पे मैंने बताए थे, उन्होंने तो ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और जो आप देखोगे ये बिजनेस चैनल्स है, उनके एनालिस्ट ने उन सारे स्टॉक्स को इस महीने में इस दिन पे रिकमेंड करना शुरू किया है। मोंटे कार्लो मैंने 160 164 पे 178 पे मैंने बोला था, वो तो 178 से अब 241 तक चला है। दूसरा जो महिंद्रा हॉलीडेज़ है, मैंने 160 164 के रेंज में बोला था, वहाँ से वो 191 तक आया है। तो कुछ जो ऐसे स्टॉक्स है, लीकर स्टॉक है, जैसे मैंने यूनाइटेड स्पिरिट 506 पे बोला था, आज वो 555 पे आया है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ये हर टाइम पे ये सीजनल स्टॉक्स है, जब विंटर आएगा उसके पहले ये स्टॉक चलेंगे। चिकन का कंजम्पशन बढ़ता है, एग्स का कंजम्पशन बढ़ता है। वेंकीज़ मैंने 1425 पे बोला था, अब देखोगे वो 1700 के भी ऊपर है और धीरे धीरे 1800 को भी छू लेगा। तो ये जो स्टॉक्स है ये मैं काफ़ी पहले बता देता हूँ ताकि पोजिशनली इसमें अच्छा पैसा बने। अब ये कैसा है कि ये हर साल का प्रैक्टिस है, हर साल इसी तरीके से पैसा बनता है, इसीलिए जो एक्सपीरियंस है वो काम में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वाले कमाते हैं। हम जैसे लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो स्टोरीज़ पे, न्यूज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो भी मार्केट में कमा लेते हैं, क्योंकि उनको एक लंबा एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन से सीज़न में कौन से स्टॉक चलते हैं। वोल्टास जैसा स्टॉक है 550 570 पे था, तब मैंने इसको सजेस्ट किया था। बाद में ये काफ़ी उसने दिवाली में भी रिटर्न दिया, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ, अभी भी वो चल रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो हमारे रडार पे राइट टाइम पे आना ज़रूरी है, उसमें राइट टाइम पे एंट्री ज़रूरी है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है वो प्रोएक्टिव होता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, वो लोग जल्द ही कोई भी जो आइडियाज़ है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब स्टॉक काफ़ी ऊपर जाता है तब ये जो मोमेंटम एनालिस्ट का मतलब टेक्निकल एनालिस्ट है जो मोमेंटम पे काम करते हैं, वो लोग उसमें फिर ट्रेड देना शुरू करते हैं, और उस समय पे ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और ये जो लेट कमर्स है वो लोग उस स्टॉक पे ऊपर के लेवल्स पे फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये बताते रहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप 1-2 दिन के व्यू से BTST STBT या फिर 2-3 दिन का व्यू से ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो आप बिजनेस चैनल का कॉल्स पे काम करो। अदरवाइज़ आपको थोड़ा ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि फंडामेंटली कौन से आइडियाज़ कब चलते हैं, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडिंग में जितना पैसा बनता है उतना इंट्राडे में बिल्कुल नहीं बनता। इंट्राडे में जो FNO वाले हैं वो आपको पता है कितना ज़्यादा रिस्क लेकर काम करते हैं, तो उनका भी जब पैसा बनता है तो कुछ कुछ दिन उनके ऐसे होते हैं जब पूरा का पूरा पैसा वाइप ऑफ हो जाता है। इसलिए आपको अगर रिस्क फ्री काम करना है तो मैं समझता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग से बेटर और कुछ नहीं है। तो एनीवेज़ अब बात करता हूँ दिसंबर सीरीज़ की। तो पहले ही मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, दिसंबर सीरीज़ में यहाँ पे 12,700 12,500 तक मार्केट गिरा तो गिर सकता है, और ऊपर का साइड पे 13,200 13,500 का एक टारगेट हमको क्लियरली नज़र आ रहा है, और चांसेस ये है कि 13,500 तक भी निफ्टी जाएगा, लेकिन वहाँ से हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि वो पहले ही ज़्यादा चल चुका है। दिसंबर सीरीज़ में ये जो फेस्टिवल होता है क्रिसमस का, उसका यहाँ पे इतना सेलिब्रेशन नहीं होगा, लेकिन जो यूरोप है, USA है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये दिवाली के जैसा एक काफ़ी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो वो जो फेस्टिविटीज़ होती है उसके समय पे वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, इसलिए उसके पहले एक रैली आती है जिसको हम लोग सेंटा रैली कहते हैं। तो ये जो दिवाली का बाद जो गैप के बाद ये सेंटा रैली शुरू होती है, उस सेंटा रैलीज़ में वो स्टॉक चलते हैं जो ऑब्वियसली फेस्टिवल से रिलेटेड हो। लीकर स्टॉक्स होते हैं जिसमें वो फ्रंट रनर होते हैं, क्योंकि क्रिसमस हो या फिर उसके बाद न्यू ईयर हो, उसमें कंजम्पशन लीकर का सबसे ज़्यादा होता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, GM ब्रेवरीज, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपको फिर से रडार पे लाना चाहिए, रैडिको, खेतान वगैरह। उसके बाद जो
मैं हमेशा एक चीज़ बोला हूँ कि विंटर जब आता है तो चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और मैंने उसमें काफ़ी पहले ही पोजीशन लेने बोल दी है। आपने देखा रहेगा तब से लेकर अब तक हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न पहले ही दे दिया है। तो दिसंबर आते आते इसमें और हमको ज़्यादा थोड़ा बहुत इसमें रिटर्न्स हमको और मिल सकता है। ये जो सीज़न है इसमें ये पिज़्ज़ा वगैरह घर पे मंगाना ये सब शुरू होगा, तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा बर्गर से रिलेटेड भी जो कंपनीज है, जुबिलेंट, बर्गर किंग है, उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का भी आप देखोगे तो स्टॉक अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ आइडियाज़ है जो हम लोग आज भी देख रहे थे टीवी पे। उसके बाद जो ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड जो आज मैंने कॉल दिया था वो आपने देखा रहेगा कि ये स्पेंसर रिटेल है, वी मार्ट है, क्विक हिल है, इसमें भी आज अच्छा रैली आई। क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है कि जब भी ये ब्लैक फ्राइडे होता है तो 30 से लेके 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। और मोस्टली हम जैसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग भी करते हैं, वेबसाइट्स चलाते हैं, वो लोग तो इस दिन का इंतज़ार करते हैं जब हॉस्टगेटर हो या गोडैडी हो, ऐसे सब साइट्स पे हमको मिल जाता है डिस्काउंट। तो खैर जो मार्केट में लिस्टेड है उसमें क्विक हील है जो एंटीवायरस पे अच्छा खासा डिस्काउंट दे देती है ब्लैक फ्राइडे के दिन, इसलिए उसको मैंने आज सजेस्ट किया था। उसके अलावा आपने देखा रहेगा कि जो फुटवेयर से रिलेटेड कंपनीज़ है वो भी आज अच्छा खासा चल रही थी। दिवाली के पहले मैंने बाटा के बारे में बात की थी, और बाटा जब अच्छा चला था तब मैंने आपको रिलैक्सो को पकड़ने बोला था। तो वो रिलैक्सो हो, बाटा हो, दोनों में अच्छा रिटर्न मिल गया। उसके बाद जो लिबर्टी शूज़ है वो भी अच्छा चल रहा है। तो ये जो स्टॉक्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब हमको ये देखना है कि प्रॉफिट बुकिंग कब शुरू होती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन वो सिर्फ लार्ज कैप में हो रही है। बैंकिंग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उसमें हो रही है। लेकिन अभी भी ये जो बाकी के सेक्टर्स है वहाँ पे अब तक अच्छी खासी बाइंग चल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पिटे हुए स्टॉक्स थे तो उसमें ज़्यादा बाइंग हो रही है। तो हमको ये सब देखना ज़रूरी है कि कौन से वैल्यूएशंस पे हमको इसमें एंट्री करना है और किस प्राइस पे हमको इससे एग्ज़िट मारना है, तब जाके हमारा जो स्ट्रेटजीज़ है वो सही पड़ेगा और हम पैसा बना सकेंगे। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बहुत दिन के बाद मैंने ये पहला वीडियो डाला है। मेरा दिवाली का जो अच्छा खासा जो एक हॉलीडे था वो मना के मैं आया हूँ, तो फिर से मैं काम पे लग गया हूँ, और होपफुली टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। तो जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा। ये जो फेसबुक लाइव का वीडियो है वो यूट्यूब पे भी जाएगा। तो जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टॉक्स बाजीगर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे वीडियोस में काफ़ी आइडियाज़ मैं शेयर करता हूं जो आपको अच्छा पैसा बनाने का दमखम रखती है। एंड जाने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे बात करता हूँ उसको रिकमेंडेशन ना समझे। ये सिर्फ स्टॉक्स आइडियाज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ, एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ, उसमें मैं सुधार आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक्स को या कोई चीज़ों को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंडेशन देना ये सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स का काम होता है। तो मैं ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।